हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। भाई क्या हाल है आप लोगों के। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नया साल शुरू हो चुका है। मे आई विश टू ऑल ऑफ यू कि आप सबका ये साल बहुत अच्छा जाए। इसी के साथ हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 9, लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड। अरे महा इजी महा लल्लू चैप्टर है, तो टेंशन तो बिल्कुल लेने का नहीं। एकदम सुपर इजी फॉर्म में आपको ये पूरा चैप्टर मैं रिवाइज कराने वाला हूँ। रिवाइज के जिसने नहीं भी पढ़ा उसके भी चकदे फट्टे बले बले हो जाएंगे, तो डोंट वरी, ठीक है। चलो फटाफट शुरू करते हैं। तो पहली अपनी डेफिनेशन आती है ग्रासलैंड। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमें बढ़िया दिखे। शाबाश, अब एकदम एचडी दिख रहा है। तो ग्रासलैंड क्या होते हैं जी। ग्रासलैंड इज ए रीजन वेयर ग्रासेस फ्रॉम द डोमिनेंट टाइम फॉर्म द डोमिनेंट टाइप ऑफ प्लांट। तो ग्रासलैंड वो जगह होती है जहां पे घास जो है वहां की डोमिनेंट प्लांट होता है, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा घास होती है। सिंपल, ठीक है। ये लगभग 25% हमारे पूरे लैंड सरफेस का ग्रासलैंड है। हमारे अर्थ पे जितना भी लैंड सरफेस है उसका 25% ग्रासलैंड है। क्लाइमेट एंड सॉइल इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ प्लांट। अब क्लाइमेट है और जो सॉइल है इसकी वजह से टाइप ऑफ प्लांट्स में डिफरेंस आता है। तो टाइप ऑफ ग्रासलैंड कौन कौन से हो जाते हैं। एक हो जाते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, जहां पे ग्रोज इन टेम्परेट रीजन, जहां का रीजन थोड़ा टेम्परेट होता है ना, टेम्परेचर वाला, वहीं पे होते हैं। दूसरे होते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये जहां पे ट्रॉपिकल रीजन होता है, थोड़ा मस्त सा मौसम होता है, ये वहां पे उगते हैं। अब इन दोनों के थोड़े अच्छे अच्छे से इनको पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हम पढ़ते हैं द प्रेरीज क्या होते हैं। सो द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिकाज आर नोन एज प्रेरीज। तो टेम्परेट ग्रासलैंड जो नॉर्थ अमेरिका में है उनको कहा जाता है प्रेरीज। और ये क्वेश्चन आएगा तो इंपॉर्टेंट है, ये प्रेरीज क्या होता है, नाम से याद रखना। तो ये एक रीजन है फ्लैट, जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड, मतलब ऐसे ऐसी लैंड है यहाँ की, मतलब फ्लैट है और हल्का हल्का स्लोप है और हिली है। द प्रेरीज आर बाउंड बाय द रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट एंड ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट। तो क्या है ये जहाँ पे है वहाँ की उसके वेस्ट में है आपके रॉकी माउंटेन्स और ईस्ट में है ग्रेट लेक्स। इट कवर्स द पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ कनाडा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पता रखना कि प्रेरीज कहाँ कहाँ पे है। यूएसए के पार्ट्स में है और कनाडा में भी है। यूएसए में एरिया इज ड्रेन्ड बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी, मिसिसिपी रिवर है, ठीक है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि इससे निकलने वाली छोटी छोटी नदियाँ ये पूरे यूएसए में फैली हुई हैं। इन द कनाडा द एरिया इज ड्रेन्ड बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सैस्कैचेवन रिवर्स, ठीक है। तो ये जो भी नाम है इसको रट लेना। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके अराउंड में ये पूरा फैला हुआ है। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। द क्लाइमेट इज ऑफ कॉन्टिनेंटल टाइप विद एक्सट्रीम टेम्परेचर्स बिकॉज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ अ कॉन्टिनेंट। अब ये कॉन्टिनेंटल टाइप क्या होता है भैया, आप जिस कॉन्टिनेंट में हैं, जैसे एक सिंपल सी बात है, अगर आप एंटार्क्टिका में हैं तो एंटार्क्टिका में कैसा टेम्परेचर होगा, अति ठंडा होगा। और वहीं पे अगर आप एशियन कॉन्टिनेंट में हैं तो वहाँ कैसा होगा, गर्मी होगी और सर्दी भी होगी, बट दोनों ही बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। तो समझ रहे हो ना, इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल, पर एक्सट्रीम हो जाता है। अगर आप एंटार्क्टिका में हो तो एक्सट्रीम सर्दी होती है जो भी वहाँ का ग्रासलैंड होगा। और वहीं पे अगर आप देखो एंटार्क्टिका में तो होता ही नहीं है, पहली बात तो वहाँ घास नहीं होती। बट अगर आप बात करो एशिया की तो गर्मी पड़ती है तो दिन में भयंकर गर्मी पड़ जाती है, समझ रहे हो ऐसा। द समर्स आर वार्म विद टेम्परेचर ऑफ अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे विंटर्स में बहुत ठंडा हो जाता है, लगभग -20 तक चला जाता है टेम्परेचर। अब विंटर्स की बात करें, अ थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर द रीजन। सर्दियां पड़ती हैं और वहाँ पे क्या होता है, एक बड़ी मोटी सी आपकी स्नो की लेयर बन जाती है, इतनी बर्फ गिरती है। एनुअल रेनफॉल की बात करें तो मॉडरेट होती है और आइडियल होती है, जितनी मतलब आइडियल कितनी होती है, जितनी ग्रास के उगने के लिए जितनी ज़रूरत है ना बस उतनी उगती है। ये अच्छी बात है यहाँ की। द लोकल विंड चिनूक, चिनूक क्या है, यहाँ की एक लोकल विंड है जिसका नाम मतलब लोग ना आपस में नाम रख दिया कि चिनूक हवा बहती है, जो कि इस रीजन में बहती है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नॉर्थ साउथ बैरियर। और देखो नॉर्थ साउथ का कोई बैरियर नहीं है, इसकी वजह से यहाँ एक हवा बहती रहती है जिसका नाम क्या है, चिनूक। क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। अब बात करते हैं यहाँ के पेड़ पौधे और जानवरों की, यानी कि फ्लोरा एंड फौना की। तो वही देखते हैं। द रीजन इज ट्रीलेस वेयर वाटर इज अवेलेबल। ट्रीज सच एज विलोज, एल्डर्स एंड पोपलार्स ग्रो। देखो द रीजन इज ट्रीलेस, यानी कि यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो कम है। कहाँ पे, वेयर वाटर इज अवेलेबल, जहाँ पे वाटर अवेलेबल है बस वहीं पे ट्रीज अवेलेबल हैं। जैसे कि कौन कौन से, विलो ट्री, एल्डार ट्री एंड पोपलार, ये 3 तरह के ट्रीज हैं जो यहाँ उगते हैं। Places that receive rainfall of over 50 सेंटीमीटर are suitable for farming as the soil is fertile। अब ये 50 सेंटीमीटर, अगर आपने ज्योग्राफी पहले की पढ़ रखी मेरे से तो मैंने आपको बता रखा है, जो ग्राउंड लेवल होता है ना, सारी जितनी भी रेन हुई है उसको ज़मीन पर डालो, कहीं पे भी इकट्ठा करो, और वो कितने सेंटीमीटर तक के एरिया में ऐसे, जैसे अगर ये वाली जो लेंथ है ना
ये कितने सेंटीमीटर है, इससे गिना जाता है रेन कितनी हुई है। तो अगर 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेन हो रही है ना, उसी जगह पे आपकी सॉइल फर्टाइल है और वहीं पे फार्मिंग हो सकती है। मेजर क्रॉप की बात करें तो मेज यहाँ की मेजर क्रॉप है। बाकी कौन कौन सी होती है, पोटैटो होते हैं, सोयाबीन होते हैं, कॉटन, अल्फा भी होती है। लार्ज कैटल फार्म्स कॉल्ड रैंचेस आर लुक्ड आफ्टर बाय स्टर्डी मेन कॉल्ड काउबॉयज। अब ये आपने ज़रूर देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, जो यहाँ पे लार्ज कैटल फार्म्स होते हैं, कैटल मतलब यहाँ पे गाय और भैंसें ये सब होती है ना, इनकी देख रेख होती है रैंचेस में। और कौन करता है, तगड़े तगड़े बंदे करते हैं जिनको काउबॉयज कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इज बाइसन और द अमेरिकन बफेलो। ये दोनों ही एक ही जैसी ब्रीड है, भैंस जैसी होती है, बाइसन भी ऐसा ही होता है और अमेरिकन बफेलो भी एक जैसी होती है। ये यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल है। इट नियरली गॉट एक्सटिंक्ट ड्यू टू इट्स इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग एंड इज नाउ अ प्रोटेक्टेड स्पीशीज। एक टाइम पे ये दोनों स्पीशीज कैसी थी, बिल्कुल ऐसी, मतलब बाइसन और अमेरिकन बफेलो एक ही नाम है, अलग क्या, एक ही होते हैं दोनों। एक टाइम पे ये एक्सटिंक्ट होने वाली थी, बट इसको आज के टाइम पे प्रोटेक्ट करा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि खत्म ना हो। The other animals found in this region are rabbit, coyote, gopher और प्रेरी डॉग। ये सारे ऐसे आपने नाम नहीं सुनेंगे क्योंकि ये इंडिया में नहीं होते, ये पूरी अमेरिका की बात हो रही है। प्रेरीज ही पूरी अमेरिका में है ना, तो इसीलिए ये हमें नाम कम पता है, बट रैबिट्स तो पता ही होगा, राइट। चल लोगों की बात करते हैं। द पीपल ऑफ दिस रीजन आर वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती लोग होते हैं, किसान टाइप लोग होते हैं ना वो। दे हैव सक्सेसफुली हार्नेस टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज देयर रिच नेचुरल रिसोर्स। वो लोग हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सीख लिया है नेचुरल रिसोर्सेज को निकालने के लिए, यूज़ करने के लिए। द यूएसए एंड कनाडा आर टू ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आर लोकेटेड इन दिस रीजन। ये जो पूरा ग्रासलैंड रीजन है, इस रीजन में जो दो कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, वो कौन सी हैं, यूएसए एंड कनाडा। The prairies has huge surplus of wheat production, therefore known as the granaries of the world। अब ये जो प्रेरीज वाला एरिया है ना, पूरा रीजन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीट उगाया जाता है, गेहूँ उगाया जाता है, इसीलिए इसे दुनिया का ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपने साइंस पढ़ी है, मतलब ऑब्वियसली आप साइंस पढ़ रहे हो, बट साइंस में एक चैप्टर होता है जिसमें आपको ग्रेनरीज के बारे में बताया कि इस वर्ड का मतलब क्या है। तो ये वो जगह होती है जहाँ पे वीट को इकट्ठा करके रखा जाता है सेफली कई महीनों तक के लिए, तो इसीलिए ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है प्रेरीज को। डेली फार्मिंग इज अनदर मेजर इंडस्ट्री। डेयरी फार्मिंग यहाँ की एक और बहुत ही पॉपुलर इंडस्ट्री है, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलरली बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। दिस इज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन इन द वर्ल्ड ड्यू टू लार्ज मिनरल डिपॉजिट्स, पर्टिकुलरली कोल एंड आयरन, एंड अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवे एंड कैनाल्स। अब सिंपल सी बात है, सिंस ये दोनों ही कंट्री बहुत डेवलप्ड हैं, तो यहाँ की जो रीजन है जितने वो भी बहुत अच्छे वेल डेवलप्ड हैं। रेलवेज की बात करें, रोड्स की या कैनाल्स की, मतलब शिप वाले रीजन से, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल रीजन बन चुका है। बहुत सारे यहाँ पे कोल और आयरन के डिपॉजिट भी हैं, तो ये सारी चीज़ें मिला के बहुत अच्छा परफेक्ट इंडस्ट्रियल रीजन बना देती हैं। अब बात करते हैं द वेल्ड की। अभी हमने किसकी बात करी थी, प्रेरीज की, जो कि ग्रासलैंड रीजन है अमेरिका का। अब बात करेंगे वेल्ड की। ये क्या है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है साउथ अफ्रीका का, जिन्हें कहा जाता है वेल्ड। वेल्ड आर रोलिंग प्लेट्यूज विद वेरिंग हाइट रेंजिंग फ्रॉम 600 से 1100 मीटर। अब ये प्लेट्यूज में है, मतलब कुछ ऊंचे हैं, ठीक है, कुछ नीचे हैं, कुछ ऊंचे हैं, कुछ इस तरीके से बना हुआ है प्लेट्यू। इट इज बाउंड बाय द ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन्स ऑन द ईस्ट एंड कालाहारी डेजर्ट इन द वेस्ट। तो दोनों याद रखने हैं आपको कि वहां पे ईस्ट में क्या है, ड्रेकन्सन माउंटेन्स, और वेस्ट में क्या है, कालाहारी डेजर्ट। ये साउथ अफ्रीका का कौन कौन सा पार्ट कवर करता है, लेसोथो, स्वाजीलैंड, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना और नामीबिया। ये सारी कंट्री, ये सारी जो सिटीज़ हैं, इन सबको वो कवर करता है। The region is drained by the tributaries of rivers Orange and Limpopo। तो इन दोनों ही नदियों के जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इनसे ये पूरा रीजन ड्रेन्ड है। ड्रेन मतलब पानी कैसे पहुंचता है यहाँ पे, उसको कहते हैं ड्रेन। अब बात करते हैं यहाँ के क्लाइमेट की। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वर्ल्ड में माइल्ड क्लाइमेट है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन ओशन का इन्फ्लुएंस है। अब जो भी ओशन के पास होती है ना सिटीज़ और कंट्रीज़, वहाँ पे मौसम अच्छा ही रहता है, जैसे कि इंडिया। विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई। विंटर्स कैसी हैं, कोल्ड और ड्राई। टेम्परेचर यहाँ का 5 से 10 के बीच में रहता है। जुलाई यहाँ का सबसे ठंडा महीना होता है। समर्स यहाँ की शॉर्ट और हल्की हल्की वार्म रहती हैं। द रीजन रिसीव रेनफॉल मेनली इन द समर मंथ फ्रॉम नवंबर टू फेब्रुवरी, मेनली बिकॉज ऑफ द वार्म ओशन करंट्स दैट वॉश द शोर्स ऑफ द वेल्ड। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो नवंबर से फरवरी का मौसम है, इसी के टाइम पे समर रहती है, क्योंकि वार्म ओशन जो करंट होते हैं, वार्म ओशन करंट, वो आपकी हवाएं गरम गरम लेके जाते हैं पूरे सिटीज़ में, जिसकी वजह से वार्म मौसम रहता है इस टाइम पे। अब इस एरिया के फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं, तो यहाँ की जो वेजिटेशन है बहुत स्पार्स है, मतलब बहुत कम कम जगह पे और बहुत दूर दूर है।
ग्रासेस डोमिनेंट इन द लैंडस्केप, ग्रासेस बहुत ज़्यादा हैं पूरे उसमें। रेड ग्रास जो है यहाँ की इन बुश वेल्ड्स और अकासिया एंड मरूला आर प्रेजेंट इन हाई वेल्ड, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। एक तो यहाँ की लाल घास रेड ग्रास जो है वहाँ की बुश वेल्ड्स में उगती है। बुश वेल्ड्स मतलब ये जो वेल्ड्स पूरे रीजन है ना, इसमें ऐसा झाड़ियों की तरह उगती है ये। और अकासिया और मरूला जो है ये हाई वेल्ड में उगती है, जो कि थोड़ी ऊंची जगह है। लायन, लेपर्ड, चीता, कुड़ू आर यहाँ के प्राइमरी एनिमल्स हैं। पीपल की बात करें तो वेल्ड में जो लोग हैं वो कैटल रियरिंग और माइनिंग करते हैं, यही दो उनके काम है। या तो वो अपने जानवर पाल के उनका सामान बेचते हैं या फिर वो माइनिंग करते हैं। शीप रियरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, क्योंकि यहाँ पे वुल की ज़रूरत पड़ती है। डेयरी फार्मिंग यहाँ का नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन होता है। कैटल बहुत रियर की जाते हैं क्योंकि वार्मर और वेटर रीजन दोनों यहाँ का बहुत खतरनाक है। द डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक बटर, चीज़ प्रोड्यूस्ड फॉर बोथ डोमेस्टिक सप्लाई और एक्सपोर्ट के लिए भी। अब यहाँ पे जो डेयरी प्रोडक्ट वाला काम होता है ना, वो इंडस्ट्री वाली चीज़ है कि यहाँ घर के लिए भी बनता है और पूरे वर्ल्ड में सप्लाई भी होता है जगह जगह पर। The soils are not fertile in the veld due to the presence of discontinuous grasses exposing barren surface। अब यहाँ की जो सॉइल है भाई वो फर्टाइल नहीं है, वेल्ड्स की सॉइल फर्टाइल नहीं है। बट वहीं पे जब हमने प्रेरीज की पढ़ी थी तो वहाँ फर्टाइल थी, क्योंकि यहाँ पे जो घास है ना वो डिसकंटिन्यूस है, कहीं पे है कहीं नहीं है, और जहाँ नहीं है वहाँ पे बंजर ज़मीन है, इसीलिए यहाँ पे सूटेबल ज़मीन नहीं है फार्मिंग के लिए। वेयर द लैंड इज फर्टाइल क्रॉप उगती हैं। द मेन क्रॉप कौन सी है? मेज़ है यहाँ की भी, बट वीट भी है, बार्ले भी है, ओट्स भी और पोटैटो भी है, कुछ सेम सीन है। कैश क्रॉप्स लाइक टोबैको, शुगर केन और कॉटन भी यहाँ पे उगती हैं। द वेल्ड हैव रिच रिजर्व ऑफ मिनरल, प्रेरीज की तरह यहाँ पे भी एक बड़ा अच्छा मिनरल्स का रिजर्व है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री बहुत सारी यहाँ पे हो चुकी हैं, क्योंकि कोल और आयरन यहाँ पे है। इवन गोल्ड और डायमंड भी यहाँ माइन किए जाते हैं, तो यहाँ के लोगों की वो भी बहुत कॉमन है। साउथ अफ्रीका में डायमंड बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत सारी माइन्स हैं डायमंड की। जोहान्सबर्ग इज़ नोन फॉर बीइंग द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। देखो ये भी साउथ अफ्रीका में है। जोहान्सबर्ग जो है वो वर्ल्ड की गोल्ड कैपिटल कही जाती है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड है। और किम्बरली इज फेमस फॉर इट्स डायमंड माइन, और किम्बरली क्या है? डायमंड माइन के लिए फेमस है। विद दिस हमने चैप्टर कर लिया पूरा फिनिश। अब आपको क्या करना है ना, एक सच बता रहा हूँ, एक स्टेप और है बस आपका चैप्टर मास्टर करने में। वो है, देखो मैं यहाँ से क्लिक करके पहुँचने वाला हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, और आपके सामने भी आ रही होगी नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर्स वाली, बस वो और देख लो और आपका चैप्टर पूरी तरह कवर हो जाएगा। 100% आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे और हर एग्जाम में फोड़ के आने को तैयार हो जाओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसी अमेजिंग शॉर्ट क्रिस्प वीडियोस देखने के लिए फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।